नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जहां प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण मामले को लेकर बनाई जा रही समिति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर करेंगे चर्चा भी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर क्या है आरक्षण का पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आरक्षण पर रार, आरक्षण विवाद सुलझाने नई कमेटी गठित। कमेटी में 5 सदस्य शामिल। मंत्री रामविचार नेताम नई कमेटी के अध्यक्ष। कमेटी SC, ST, OBC के आरक्षण पर देगी सुझाव। 2 साल के अंदर सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2011 से विवादों में आरक्षण का मुद्दा। 2022 में निरस्त हुआ था 58% आरक्षण। आदिवासियों ने आरक्षण बढ़ाने किया था आंदोलन। राजभवन में अटका आरक्षण संशोधन विधेयक। ST 32%, OBC 14% और SC 12% आरक्षण। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार ने आरक्षण मामले को लेकर बनाई जा रही समिति पर सवाल उठाया है, जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि साय सरकार में सभी विषयों पर काम किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और इसलिए बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो, चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया गया है। अब कल ही मुझे इसके 1-2 दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है। अब उधर से लौटने के बाद फिर इसकी समीक्षा किया जाएगा। समिति इसका कार्यकाल 2 साल तय किया गया, तो ऐसे में कांग्रेस सवाल उठाने की 2 साल बाद इतना वक्त क्यों लग रहा है कि आरक्षण आपको देना नहीं चाहते? कुल मिलाकर ये क्योंकि विधेयक भी रुका है राजभवन में, उसको लेकर जो मुद्दा बनाते हैं, उनका इस तरह से आरोप बेबुनियाद है। इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि सरकार को समिति गठित करने की जरूरत ही नहीं थी। राजभवन में विधेयक लंबित है, उस पर हस्ताक्षर करना था। समिति का कार्यकाल भी 2 साल नहीं होना चाहिए। जल्द इस विषय में निर्णय लेना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार इस विषय को टालना चाहती है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, इसमें तो अब जैसे इनको ऊपर से आदेश आता है, वैसे लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। अब दिल्ली से जो आदेश आया होगा, नागपुर से जो आदेश आया होगा, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुनः आग्रह है कि इसमें राजनीति ना करते हुए और इसमें तत्परता के साथ आदिवासियों के हित के लिए ये जो 2 साल का कार्यकाल है उसको तत्काल संशोधन करके 6 महीना के अंदर करें और वंचित लोगों को जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उनको लाभ दिया जा सके। बहुत सारे प्रकरण अभी पेंडिंग है। चलिए, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा आगे। तो अब बात करी जाए तो प्रीति कुणाल उपाध्याय हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुकी है, दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी से और संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार को समिति गठित करने की जरूरत ही नहीं थी, आरक्षण का मुद्दा टालना चाहती है सरकार, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे?
देखिए, विष्णु देव साय सरकार है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है और देश में हमने आदिवासी राष्ट्रपति भी दिया था। हमारी नियत और नीति एकदम क्लियर है कि आदिवासी हित का ही विकास होना चाहिए इस पे देश में, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों का कोई विकास नहीं किया है। अगर आदिवासी समाज का या एसटी समाज का अगर विकास किए होते तो मेरे भाई आज अपने आरक्षण के लिए लड़ता नहीं। अगर इनकी आरक्षण की नीतियां पूर्ण तरह से सफल रहती तो आरक्षण का लाभ मेरे आदिवासी भाइयों को मिलता। और रही बात समय की, तो हमने ये समय इसलिए चुना है क्योंकि हमारी पार्टी हर प्रकार से किसी भी प्रकार का दोषारोपण या किसी भी प्रकार की कमी इन आदिवासियों के हित में नहीं छोड़ना चाहती। हर पहलू में जांच करके, हर पहलू को समझ करके ये आरक्षण का मसौदा पूरा करना चाहती है, ताकि ये आरक्षण का लाभ मेरे एक्चुअल आदिवासी भाइयों को, मेरे SC/ST भाइयों को, OBC भाइयों को मिल सके, किसी का हक मार मत खाए और आदिवासी और OBC और SC/ST वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसलिए आपने देखा होगा एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक आदिवासी नेता को ही इसका अध्यक्ष बनाया है। रामविचार नेताम जी को कमेटी में अध्यक्ष कमेटी में एक कमेटी बनाई है। ये तो आज चिंता भी नहीं किए थे आदिवासी हित की। कम से कम ये आदिवासी की सरकार है, विष्णु देव साय की सरकार है, साय की गारंटी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी की सरकार है और हर वो काम करेगी साय सरकार जो मेरे आदिवासियों के, पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए जो हित हो सके वो संकल्पित है। और आप देख रहे हैं आज लोकसभा चुनाव निकटा है और आज ही में कमेटी बना दी गई है। और जी दिनेश जी, चलिए बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है, हम है प्रीति कुणाल जी के पास आएंगे। प्रीति जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, आपके ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है कि आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में जो है कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत स्पष्ट कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली कहा और इस चीज को हमारे नेता राहुल गांधी ने मुद्दा इस बार जो रहा चुनाव का, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, जितनी आबादी उतना हक। ये कांग्रेस की पॉलिसी है और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है। और ये जिस तरह की भी बातें करें, हमने स्पष्ट रूप से कहा है जितनी आबादी उतना हक, और इसके लिए हम डिमांड करते हैं गिनती करो। और हमारे इसी मैनिफेस्टो पे बेस करके अगर आप देखें तो मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह से जनादेश दिया है। सरकार बनाना और बात है, लेकिन जनादेश 303 से 240 पर बीजेपी जो गिरी है, 63 सीटों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस पार्टी डबल हो गई है। कांग्रेस पार्टी का के जो सीट्स हैं वो क्लियर है कि जनता भी कांग्रेस के इस मुद्दे से पर विश्वास करती है और जनता भी यही चाहती है। और देश की तरक्की इसी में है जब हमारे जो वंचित भाई बहन हैं, चाहे वो ट्राइब ST है, चाहे वो SC से आए, OBC से आए, कहीं भी या माइनॉरिटीज है, हर मामले में जो वंचित है उन्हें पूरा लाभ मिले और सभी चीज उन्हें बराबर गिनती के हिसाब से जितना उनका हक बनता है उतना उन्हें मिले। तो बहुत क्लियर है हमारा स्टैंड कांग्रेस पार्टी का। इसमें कोई कुछ भी बोले अब अगर, तो वो सिर्फ उल जुलूल की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब ये जो कमेटी बन रही है, इनकी सरकार है और इन्होंने कमेटी बनाई है, उन्हें 2 साल 5 साल के कार्यकाल में 2 साल का समय दिए हैं। आगे शायद फिर उसे बढ़ाएंगे जैसा कि हमेशा होता आया है और उसके बाद कब निर्णय लेंगे और कब ये, तब तक तो सरकार 1 साल तो वैसे ही 6-8 महीना हो रहा है सरकार को बने हुए। तो देखिए, ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पैतराबाजी कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है, पर जनता भटकने वाली नहीं है। जनता भी अवेयर है और जनता अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ इसीलिए है क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी
गिनती करने में विश्वास रख रही है और जितनी आबादी उतना हक का बात कर रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजय शेखर जी भी जुड़े। संजय जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना और समझा, आखिर क्या कुछ कारण है, किस वजह से जो आरक्षण मिलने में इतना समय लग रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये जो विवाद है उसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा, इतिहास में ले जाना चाहूंगा। दरअसल संवैधानिक व्यवस्था ये है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। यद्यपि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था 50% आरक्षण की है। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद से लगातार जो आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण की मांग हो रही थी सभी वर्गों के द्वारा, और विशेष तौर पर उसमें एससी और एसटी के लोग थे। उस समय 2011 में जब ये व्यवस्था बदली, उस समय जो आरक्षण की स्थिति थी, वो आरक्षण की स्थिति में एससी को उस समय 14% मिलता था, जो ट्राइबल है उसको 20% मिलता था, और ओबीसी को 14% मिलता था। इस तरीके से कुल 50% आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने एसटी का आरक्षण उसकी आबादी के अनुपात में करने के लिए कैबिनेट से डिसीजन लिया और विधानसभा से इसको पारित करके और उस समय जो व्यवस्था बनाई उसमें आबादी के अनुपात में 12% आरक्षण दिया गया एससी को, 32% आरक्षण दिया गया एसटी को, और ओबीसी का यथावत रखा गया। जो 14% उनका था उसको यथावत रखा गया। तो इस तरीके से एससी के आरक्षण में कमी हो गई 2% की, लेकिन एसटी की आरक्षण जो है वो 20% से बढ़ करके 32% हो गए, और एक टोटल जो आरक्षण हो गया वो 58% हो गया। 2011 में रमन सरकार ने ये व्यवस्था की। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट गए इस मामले को लेकर के, और उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया, और असंवैधानिक बताने वाले जो लोग थे और जो लड़ाई हो थी वो प्रीति जी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे से जानती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो वहां पर विवाद हुआ, और विवाद में उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, जिस समय विवाद की स्थिति बनी, और ये मामला तब तक आ गया 2018 के बाद का, और 18 से 23 के बीच में इस पे काफी सुनवाई हुई। उस समय सरकार की तरफ से जो तथ्य दिए जाने चाहिए थे 58% आरक्षण के समर्थन में, वो उस तरीके से तथ्य नहीं दिए गए, जिसकी वजह से इसको रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद स्थिति काफी बिगड़ी, क्योंकि सामने चुनाव थे, और उस बीच में चुनावी लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है एक नई व्यवस्था की, और उस व्यवस्था में उसने विधानसभा से पारित कराया कि छत्तीसगढ़ में जो आबादी है उसके अनुसार एसटी को भी आरक्षण दिया जाए, ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए, और एससी को भी आरक्षण दिया जाए, और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया। और इस तरीके से एक नए विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। लेकिन राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं और वो संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है, और इसलिए उन्होंने इस मामले को अपने पास अभी तक रखा हुआ है, उस पर पुनर्विचार नहीं उसको न तो लौटाया है और न ही उसको अपनी सहमति दी है। तो ये मामला अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच में तत्कालीन सरकार ही भूपेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो 58% आरक्षण का मामला था उस पे राहत मांगा। बोला कि हमें इस पे राहत दी जाए, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसको कंटिन्यू करने दिया जाए। तो उसको अभी कंटिन्यू है, 58% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे राहत दे दी है, लेकिन मामला अभी भी विवादित है, क्योंकि अलग अलग समाज के लोग अपने अपने जो आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी चाहते हैं, और अगर उसके अनुसार हिस्सेदारी देंगे तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी का दावा है कि उसकी आबादी 36% से लेकर के 40% तक है। ठीक है,
SC का जो आंकड़ा है वो 12% है और 32% ST का है। तो ये अगर टोटल आप अगर मिला लेंगे तो ये करीब करीब 80% के आसपास आरक्षण पहुंच जाएगा। फिर उसमें EWS को भी आपको देना है, तो करीब करीब वो 90% के आसपास आरक्षण पहुंच जाएगा, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से संवैधानिक जो लड़ाइयां हैं, क्योंकि आप फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, उसके बाद लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वहां पर वो टिकेगा नहीं। तो अभी सरकार ने इसी के मद्देनजर एक कमेटी बनाई है। हालांकि कमेटी जैसा इसके अपने राजनीतिक मायने ज्यादा होते हैं, किसी मामले को सुलझाने से ज्यादा उसके राजनीतिक मायने होते हैं कि चलो कम से कम 2 साल तक तो लोगों को शांत रखो। 2 साल समय बीत जाएगा, 2 साल तक शांत रखेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है कि एक आध बार और समय बढ़ा दें, 1 साल 1.5 साल और समय निकल जाए, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव में वो वादा करेंगे कि हमको जिता दो तो अगली बार करेंगे। तो ये राजनीतिक अपनी दाव पेच है, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन मामला कुल मिलाकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं का है कि संवैधानिक व्यवस्था में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन 58% आरक्षण अभी छत्तीसगढ़ में है, दूसरे राज्यों में भी है। तो उस राज्यों में क्या स्थिति है, किस बेस पे उन राज्यों में आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया गया है, उसका अध्ययन करेगी ये कमेटी। और इन सब का अध्ययन करके इनका कानूनी पहलू क्या होगा, किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको डिफेंड कर पाएंगे अपने डिसीजन को, और क्या वो किस सीमा तक, क्या 58% है वहीं तक रखें या इससे ज्यादा, क्योंकि SC ST तो यहाँ पर हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन OBC संतुष्ट नहीं है। OBC कहता है कि हमको भी अपने जो आबादी है उसके अनुसार हमको आरक्षण मिलना चाहिए। वो OBC का मामला बचा हुआ है। तो ये कहाँ पर संवैधानिक रूप से उचित बनेगा, इसके तथ्य क्या होंगे, इसके पीछे तर्क क्या होंगे, इसके अध्ययन के लिए कमेटी बनी है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके राजनीतिक निहितार्थ ज्यादा है, क्योंकि अगर सुलझाना होता तो हो सकता है कि 3 महीना में भी सुलझ सकता था, 6 महीने में भी सुलझ सकते थे, 2 साल बहुत ज्यादा समय होता है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है दिनेश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। दिनेश जी, अगर देखा जाए तो समिति का गठन का मतलब है कि इस मामले को लंबित करने के और दोहराने, वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है, अभी जैसा कि आपने सुना कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कमेटी का गठन कर दिया गया है, चाहते थे हम 2 साल 1 साल कमेटी का गठन का बहाना मार सकते थे। मैंने फिर कहा ये आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है, देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, ये आदिवासियों की सरकार है, इसलिए आदिवासी और सर्व समाज का हित का ख्याल रखना इनका बहुत बड़ा दायित्व है। और उस हित को ध्यान में रखते हुए ही कमेटी बनाई गई है। कमेटी हर पहलू पे विचार विमर्श करके ही डिसीजन लेगी, क्योंकि अड़चने भी आएंगी। जैसे कि वाली सरकार को 2 साल लग जाएगा एक छोटा सा निर्णय करने में। सुशासन वाली ये छोटा सा निर्णय नहीं है संजय जी, छोटा सा निर्णय नहीं है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसको छोटे रूप में लेना अपनी गलती होगी, क्योंकि ये निर्णय वो मेरे आदिवासी, OBC, पिछड़ा वर्ग सभी भाइयों का हित का ख्याल रख के ही करना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमा दिए और डिसीजन ले लिए हर पहलू पे, क्योंकि आपने ही बताया है, अभी आप ही इस बात पे वो किए हैं कि अभी कानूनी अड़चने भी आएगी, कानूनी अड़चनों को भी दूर करना पड़ेगा। सरकार की भी बहुत सारी बाधाएं रहती है, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशनों से 50% आप ही ने बताया संजय भैया, 80% 85% जा रहा है, तो सब चीज को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दें। तो सरकार हर पहलू पे विचार विमर्श करके, और संजय भैया ने बहुत सही कहा कि सुशासन की सरकार है, इस साय जी की साय वाली सरकार है, हर वर्ग का हित का ध्यान में रखकर ही वही हम भी वही समझ नहीं पा रहे कि साय में 2 साल लग जाएगा। खटाखट कहाँ गया, खटाखट 8,500 खटाखट लखनऊ में महिलाएं लाइन में लगी हुई है, खटाखट कहाँ गया? दीजिए 8,500 जीते आपके सांसद, कहाँ गया खटाखट आपका?
कहाँ गया वो आदिवासियों को झूठ बोलने वाली प्रथा, जिसमें आरक्षण समाप्ति का बहाना मार के झूठ बोल के वो आदिवासी भाइयों से आपने वोट ले लिया था, कहाँ गई वो? खटाखट की सरकार गई, खटाखट हो गया आपका, चिंता मत करिए, अब पूरा खटाखट होगा। चलिए बात यहाँ पर अब जो है मुद्दे पे आ जाइए दिनेश जी। बात यहाँ पर हो रही थी जिस तरीके से 2 साल तक सरकार सोचेगी, विचार करेगी, तो ऐसे में तो समय ही निकलता जाएगा, आखिर कब नतीजा सामने आएगा? अगर ये पिछली 5 साल में ये कमेटी का गठन भी कर लेते ना मेरी प्रीति बहन, तो आज ये स्थिति नहीं होती, हमको गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके निकम्मेपन के मारे हमको राजभवन में संशोधन विधेयक पहुंचाया गया है, लेकिन निलंबित पड़ा है वहां पर। राज्यपाल की कुछ मजबूरियां होती है, इसीलिए ये कमेटी का गठन किया गया। चाहते थे कमेटी का गठन करके राय मशवरा करके उसका मसौदा तैयार कर सकते थे, लेकिन इनको राजभवन के पाले में गेंद डाल के अटकानी थी, अपनी बातों को राजभवन के उसमें करना था, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि उसमें बहुत सारी कानूनी अड़चने हैं। तो आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन आरोप को जड़ को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते आई है, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग सबके हितों को अन्याय करती आई है, इसीलिए हमको आरक्षण पे फिर पुनर्विचार करने की नौबत आ गई। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर आरक्षण का मसौदा बहुत अच्छा होता तो मेरा आदिवासी भाई, मेरा SC ST OBC का भाई आज कहीं का कहीं होता। इनकी आरक्षण की गलत नीतियां और इनके भारत देश को गुमराह करने के परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। और इन्होंने इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फिर मेरे आदिवासी भाइयों को झूठ बोलकर कि संविधान में संशोधन करेंगे, चलिए बिल्कुल झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का साजिश किया। और ये कृत्य हमेशा कांग्रेस पार्टी करते आई है, क्योंकि काम तो नहीं कर सकती। जी दिनेश जी, बिल्कुल हम प्रीति जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी देखा, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये पूरा मामला राजभवन में पहुंचाकर जो है निलंबित, उसको समय अवधि बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संशोधन जो विधेयक है वो जब राजभवन तक पहुंचाया, सरकार का काम यहाँ खत्म होता है। इसके बाद अगर राज्यपाल उसको दबाकर बैठे रहे तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। और राज्यपाल क्यों कर रही, उल्टा ये समझना होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS के दबाव में वो इस तरह का काम कर रही थी, वो संविधान के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन सबसे जरूरी बात, पहले तो शेखर जी ने बहुत अच्छे से बता ही दिया कि साए तो सरकार चल ही नहीं रही है। 2 साल में जिस काम को ये करने का सोच रहे हैं, मतलब ये सरकार तो कैसे भी घिसट रही है सरकार। लेकिन अगर आप हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है। RSS ने अक्सर बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने अक्सर बयान दिया है कि आरक्षण के खिलाफ तो आप तभी तो प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने हमारे आदिवासी भाई बहनों की आदिवासियों की यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। तो याद दिला दे आपके दर्शकों को भी, न्यूज आवर के आदिवासी दर्शकों को याद होगा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने अपने आदिवासी अध्यक्ष को बदल दिया था। अगर आप देश के सर्वोच्च पद पे मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू जी अगर आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। आपने तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति किया है। दिनेश जी, प्रीति जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। और आज भी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। जी, आप कुछ बोल रही थी। जी बिल्कुल दिनेश जी, अब आप अपनी जल्दी से बात रखें, फिर संजय जी के पास आएंगे। मैं संजय जी की बात का जवाब दे देता हूँ। साए के बारे में पूछे थे, नक्सलाइट साए मर रहे हैं। महतारी वंदन में 1000 रुपए साए आ रहे हैं। संजय जी, आप प्रवक्ता और किसानों को 3100 रुपए साए मिला है। 2 साल का बोनस साए मिला है। हमारे ये PSC में जो घोटाले के जो जांच साए चल रही है, राशन घोटाले की जांच साए चल रही है, गोबर चोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार साए चल रही है। ED IT आज देख लीजिए रेड मार रही है। आप जो चावल में घोटाला किए थे
दाएं साएं कार्रवाई हो रही है, चिंता मत करिए। आपके गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल दाएं साएं जेल के अंदर चले गए, भ्रष्टाचारी लोगों का साथ देने वाले दाएं साएं जा रहे हैं, चिंता मत करिए। आप लोग खटाखट चला गया, खटाखट को जनता ने नकार दिया, 99 सीट से सीमित हो गए, फैसला पार भी करता है। क्या बात करोगे, 70 साल 80 साल पुरानी पार्टी की स्थिति हो गई। शर्म कर लीजिए थोड़ा सा, देश में जहाँ 500 सीटें आपकी आती थी, आप सैकड़े तो आंकड़ा पार नहीं कर पाए। चलिए संजय जी के पास आना चाहेंगे। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राजभवन की भी कुछ जो है मजबूरियां होती हैं, अगर देखा जाए तो जैसे कांग्रेस ने अभी अभी बताया, आपने सुना भी किस तरीके से वो कह रही है कि इसको मामले को निलंबित करने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल होता है, हम सबको मालूम है, हमारे दर्शकों को मालूम है, पैनल के तमाम लोगों को भी मालूम है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे राज्य में होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और उनका मूल दायित्व ये होता है कि संवैधानिक प्रावधान है उसकी रक्षा करना। राज्यपाल के पास ये है कि 50% संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण का, लेकिन आपने करीब 76% आरक्षण का आपने बिल मसौदा उनके पास भेजा है। अब उसको वो अगर हस्ताक्षर करके भेज देते हैं राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार उसको नियम बना करके राजपत्र में प्रकाशित करके उसको लागू कर देती है, तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज होगा और कोर्ट में वहां से वो खारिज हो जाएगा, व्यवस्था नहीं है तो। और राज्यपाल ने 2-3 चीजें की थी, आपको ध्यान होगा। राज्यपाल ने उस जो विधेयक गया था, उस विधेयक पर उन्होंने पूछा कि इसका आधार क्या है, तो बताया गया कि इसका आधार ये है कि हमने एक जातिगत जनगणना यहाँ पर कराई है ओबीसी की, और उसके फैक्ट है हमारे पास। फिर उन्होंने, राज्यपाल ने वो फैक्ट मांगे, वो जो गणना कराई गई थी उसके फैक्ट मांगे, लेकिन उसके फैक्ट राज्यपाल तक सरकार ने नहीं पहुंचाई। तो मामला ये है कि राज्यपाल जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक वो उसको कोई भी संवैधानिक प्रावधान से ज्यादा अगर आप कुछ करते हैं, उसके विरुद्ध अगर आप कुछ करते हैं, तो राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं देंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि राज्यपाल के पास ये रहता है कि उसको अगर या तो आप उसको सिलेक्ट कर ले या फिर उसको स्टेट के पास वापस भेज दे, ये सामान्य परिस्थितियां रहती है। लेकिन जिसको लंबित करना होता है उसको राज्यपाल अपने विवेक पर विचाराधीन रख लेते हैं, और वो विचाराधीन का कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो 6 महीने रहेगा, कि वो 6 साल रहेगा, कि कितना दिन रहेगा। तो वो विवेकाधीन में वो अभी विचाराधीन पड़ा हुआ है, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था। दूसरी बात मैं प्रीति जी को सुन लूंगा, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैं पहले भी आपको कहा और फिर से कहूंगा कि अगर 2 साल आपको, देखिए आपको करना क्या है आरक्षण वाले मामले में, पिछले 10 साल से 12 साल से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपके पास करीब करीब तमाम तथ्य हैं। आपके सरकार के जो अधिकारी हैं वो जहां जहां 50% से ज्यादा आरक्षण है, वहां के सारे डॉक्यूमेंट विधि विभाग में पड़े हुए हैं। लोगों ने जाकर के वहां का अध्ययन किया है। फिर से अगर आपको अध्ययन करने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है अध्ययन करके आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आप अगर 2 साल इसका समय लेते हैं तो बहुत ही स्पष्ट है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ है, आप इस मामले को पेंडिंग रखना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक चुनौती सरकार के पास है। चुनौती सरकार के पास ये है कि 58% का जो आरक्षण है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत केवल आपको दी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई बाकी है। अगर आप उसको वहां पर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है 58% का आरक्षण भी जो है वो खारिज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार के सामने, जो कि आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, उसके लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार के सामने तो एक बड़ी चुनौती ये है कि 58% को कम से कम जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है उसको कंटिन्यू करा ले।
चलिए संजय जी, बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इसका निराकरण कब तक होता है और लगातार कब तक इसकी सियासत जो है गरमाती रहेगी। बार बार आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में लगातार उठता रहता है। चलिए, न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ।